Hello everyone, good evening. So, good evening everyone. आज से हम लोग अपना फॉर्मली आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट का जो पार्ट है वो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। सो कल हमने जो क्लास में जो है वो हमारा सिलेबस अच्छा खासा हमने डिस्कस कर लिया था। हमने देखा था कि आपका जो सिलेबस है उसमें ऑल टोटल नियर अबाउट 6 यूनिट्स है, ठीक है। आज हम पहले यूनिट यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो आपका यूनिट है वहां से शुरू करेंगे, ठीक है। मैं क्लासेस के जो पैटर्न्स हैं वो आप लोगों को पहले बता देती हूँ कि मैं क्लासेस किस तरीके से लूंगी। सबसे पहला आपका जो एग्जाम का जो पैटर्न है, जैसे कि मैं कल भी ये बोल चुकी हूँ और आप लोगों ने देखा भी होगा। अगर मैं ये करूँ तो आप लोगों ने शायद देखा भी होगा अपने नोटिफिकेशन में कि आप लोगों का सब्जेक्टिव कोई एग्जाम नहीं है। आप लोगों का जो भी है वो एमसीक्यू बेस्ड यानी कि ऑब्जेक्टिव इन नेचर रहेगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें अगर देखा जाए तो आपकी जरूरत नहीं है। जैसे कि कौन कौन सी चीजें होंगी। एक तो आपको मतलब क्या बोलते हैं, ये जो बड़े बड़े जो डेरिवेशंस वगैरह हो गए, वो आपको करने की जरूरत नहीं है। जहां पर फॉर्मूला वगैरह होता है वो मैं आप लोगों को करवा दूंगी, ठीक है। वो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद करने हैं या जो भी है, ठीक है। बट उसका डेरिवेशन वगैरह हो गया या कुछ ग्राफिकल मेथड्स वगैरह हो गए वो आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। जो बड़े बड़े थ्योरीज है उसमें एकदम घुस करके कि एक्सपेरिमेंट क्या बोल रहा है, उसका सेटअप क्या है और मतलब सेटअप को किस तरीके से करना है, ये आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगेन एमसीक्यू बेस्ड है, सेटअप आपको नहीं पूछेगा। आपको सिर्फ कोर कॉन्सेप्ट जानना है कि वो पर्टिकुलर थ्योरी आपको क्या बोलने की कोशिश कर रही है। जैसे कि हम लोग पोस्टुलेट्स देख लेंगे कि पोस्टुलेट्स क्या कहता है, ठीक है। वो थ्योरी आपसे क्या कह रही है, उससे रिलेटेड जो भी पोस्टुलेट्स वगैरह है हम वो देख लेंगे। अगर कुछ लिमिटेशन है तो वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। बेसिकली जो कोर कॉन्सेप्ट है किसी भी थ्योरी का हम वो जानेंगे। एकदम मतलब घुस करके वो एक्सपेरिमेंट किस तरीके से किया था, एकदम मतलब ये ट्यूब वो ट्यूब वैसे लेकर के हमको नहीं चलना है, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, मेरा हर एक क्लास आप ध्यान रखिएगा, मैं बहुत बड़ी बड़ी कहानियां लिख करके मेरे नोट्स नहीं होते हैं। मेरे नोट्स एकदम टू द पॉइंट होते हैं। मैं पॉइंटर्स में ज्यादातर नोट्स प्रेफर करती हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए बुक्स वगैरह में तो आपको एकदम इलेबोरेटेड बड़े बड़े पैराग्राफ्स वैसे भी मिल ही जाएंगे। बट नोट्स का मतलब क्या होता है, एग्जाम के एक दिन पहले या 2 दिन पहले आप उसको प्रॉपर बकायदा ये कर सके, रिवाइज कर सके चंद घंटों में। लाइक आपके पास ज्यादा टाइम तो होगा नहीं, एग्जाम के 1-2 दिन पहले हार्डली 2-3 आवर्स में आप पूरा सिलेबस जो है वो अच्छी तरीके से रिवाइज कर ले, और उसके बाद आपके पास ये क्वेश्चंस रिवाइज करने का भी टाइम हो। तो नोट्स इस तरीके के होने चाहिए। तो जो मेरे जो पीडीएफ्स आपको मिलेंगे उसमें बहुत बड़ी बड़ी कहानियां आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। पैराग्राफ्स वगैरह नहीं होंगे, टू द पॉइंट कंसाइज वे में पॉइंटर्स में आपके सारे नोट्स रहेंगे जो आपको रिवाइज करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। हर सेगमेंट के खत्म होने के बाद आपको आपका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मतलब जैसे कि आज से हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो चैप्टर है या यूनिट है वो शुरू कर रहे हैं, ठीक है।
एटॉमिक स्ट्रक्चर का हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं। एंड जाहिर सी बात है एक दिन में तो खत्म होगा नहीं, कुछ 3-4 दिन का समय लग ही जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे देखना भी है, कॉन्सेप्ट वगैरह भी जानना है, और साथ में हम लोग को न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं अप्रोक्सीमेटली पकड़ रही हूँ 3 to 4 डेज, कम ज्यादा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जब ये सेगमेंट पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा और आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे, एट दैट मोमेंट ये पूरा का पूरा एक सेगमेंट का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा यूनिट का, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर जिस दिन आपका न्यूमेरिकल्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, उस दिन आपको आपका पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले यूनिट का पूरा पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। ये आपके ऐप में भी आपके अपलोड कर दिए जाएंगे, और जरूरत पड़ने पर अगर किसी को चाहिए तो आपको मतलब व्हाट्सएप में भी सेंड कर दिया जा सकता है। ठीक है, एज पर योर विश। नेक्स्ट, हम पहले ही दिन मतलब सेगमेंट शुरू किया और उसके तुरंत ही हम लोग मतलब जो क्वेश्चंस देखने लग जाएंगे, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस चैप्टर के कोर कॉन्सेप्ट को जानेंगे जो जो हमारे सिलेबस में है। हर एक टॉपिक को उठाएंगे और उसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद मतलब 2-3 दिन पहले हम अच्छे तरीके से पूरे चैप्टर को समझेंगे, पूरे यूनिट को समझेंगे, पूरे सेगमेंट को समझेंगे। उसके बाद हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं यहीं पर क्लास में ही आप लोगों के सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि कहाँ से किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हम लोग कुछ एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करेंगे, बट मैं मतलब ऐसे क्वेश्चंस ही लेकर के आऊंगी जिससे एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो या फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। नेक्स्ट, कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे या जाते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल ज्यादा आएगा, बट हम लोग ये नहीं सोचने वाले कि कमीशन किस तरीके का क्वेश्चन पूछने वाला है। हमारा काम सिर्फ इतना होगा कि अपने कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करें, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से क्लैरिफाई करें, और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करें। क्वेश्चंस हम दोनों करेंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड यानी कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, और साथ ही न्यूमेरिकल्स। ठीक है, मतलब उस चैप्टर से जितने तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं हम सभी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि मतलब ये ना हो कि अरे हम तो ये वाला किए ही नहीं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए आप पूरा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके चले गए और पता लगा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ गया, या फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करके चले गए और न्यूमेरिकल्स को हाथ नहीं लगा और पता लगा वहां पे न्यूमेरिकल्स वाले या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ गए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सभी तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर क्लास में ही सॉल्व करवाऊंगी, बट ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा करने का स्कोप नहीं होता है कि नहीं, इसीलिए उसी पीडीएफ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आप लोग घर पे आराम से कर सको। ठीक है, नेक्स्ट, हर एक सेगमेंट के खत्म होने के बाद आपका एक मैं क्लास टेस्ट लूंगी। ठीक है, हो सकता है कि वो 50 क्वेश्चंस का हो, कभी कभी 100 क्वेश्चंस का भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ठीक है, तो हर एक चैप्टर के एंड में एक क्लास टेस्ट होगा, और सिर्फ यही नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक सेगमेंट चल रहा है और बीच में मेरा मन किया तो मैं एक सरप्राइज टेस्ट ले लूंगी। ठीक है, तो जैसे कि हमने कल देखा था, आपके ऑल टोटल 6 यूनिट्स है दोनों पेपर्स को मिला करके, तो यानी कि 6 क्लास टेस्ट होने आपके कंफर्म है हर एक यूनिट के एंड में। ठीक है, आप समझ जाइएगा कि मतलब आज अगर कोई एक यूनिट खत्म हुआ तो आप समझ जाइए कि 1-2 दिन में आपका एक टेस्ट होगा। ठीक है, बट सिर्फ इतना ही नहीं होगा, क्लास के बीचों बीच भी अगर मुझे लगा कि एक टेस्ट हो सकता है, तो ज्यादा नहीं, छोटा सा 20-30 एमसीक्यूज वाला मैं बीच बीच में हो सकता है एक सरप्राइज टेस्ट ले लिया करूं। और उसमें मतलब ये नहीं होगा टेस्ट, और मेरे टेस्ट ध्यान रखिएगा ऐसे नहीं होंगे कि आज फर्स्ट यूनिट खत्म हुआ तो कल मैंने फर्स्ट यूनिट का टेस्ट ले लिया, फिर सेकेंड यूनिट का खत्म हुआ तो मैंने सेकेंड यूनिट का टेस्ट ले लिया। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। कंपाउंडिंग होगा आपका चैप्टर, जैसे कि यूनिट 1 खत्म हुआ तो उसके एंड में फर्स्ट यूनिट का क्लास टेस्ट होगा,
यूनिट 2 के एंड में 1 और 2 दोनों को मिला करके टेस्ट होगा। अगेन यूनिट 3 के एंड में 1, 2 और 3 तीनों को मिला करके टेस्ट होगा। ठीक है, यानी कि जुड़ता जाएगा। समझ में आया? और ये सारे क्वेश्चन पेपर्स को आप लोग बहुत ही संभाल करके रखेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो आपका सबसे पहला जो टॉपिक दिया हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर का वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अच्छा, उसके पहले मैं एक छोटी सी कहानी टाइप की बोलना चाहूंगी जो मतलब एनसीईआरटी क्लास 9 के एनसीईआरटी में आई थिंक गिवन था। अभी का मुझे खैर नहीं पता, पर मेरे ख्याल से शायद एनसीईआरटी में था। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली क्लास याद नहीं आ रहा है, 9th में होगा या 11th में होगा। तो कहानी नहीं, एक्चुअली देखिए, सबसे पहले ऐसा हुआ करता था कि मतलब हम लोग जो ये मॉडर्न साइंस में ये पढ़ते हैं कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हो गया, रदरफोर्ड्स मॉडल हो गया, बोर्ड्स मॉडल हो गया। ठीक है, उसके बाद और थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल हो गया। ठीक है, ये सब जो हम लोग पढ़ते हैं, हालांकि थॉमसन मॉडल आप लोग का नहीं है। ठीक है, बट ये सारी चीजें जो हम लोग पढ़ते हैं, बहुत लोगों को लगता है कि यही शुरुआत थी एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटम्स के मतलब स्टडी की, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, फ्रॉम एंशियंट इंडिया देखिए, दो जगह हमें एविडेंसेस मिले हैं जहां पे एटम्स की बात की गई है। वो एक है एंशियंट इंडिया और दूसरा है ग्रीक, जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे। ठीक है, मैं ये मॉडर्न साइंटिस्ट के पहले की बात बता रही हूँ। एंशियंट ग्रीक जो फिलोसोफर्स थे, मैं एरिस्टोटल लोगों के टाइम की बात बता रही हूँ, उन लोगों के टाइम पे। और ऑब्वियसली हमारे जो एंशियंट इंडिया के जो ऋषि मुनि वगैरह थे, वहां पे हमने सबसे पहली बार एक्चुअली एटम्स के बारे में सुना था। ठीक है, जिसे उस टाइम पे जो ऋषि मुनि वगैरह थे उसको परमाणु बोलते थे। जहां मॉडर्न साइंस ने बहुत बाद में लाइक 1700s या 1800s के आसपास ये एटम का जो कॉन्सेप्ट है वो लेकर के आए। ठीक है, हमारे जो सो कॉल्ड ब्रिटिश वगैरह थे वो लोग लेकर के आए, यूरोपियंस बेसिकली लेकर के आए। उसके कई हजारों साल पहले एंशियंट इंडिया और एंशियंट ग्रीस में एटम्स का कॉन्सेप्ट चला आ रहा है, एंड इंडियन कॉन्सेप्ट में उसे हम लोग परमाणु बोलते हैं। परमाणु का कॉन्सेप्ट आज नहीं है, आज का नहीं है, या फिर कण बोलते हैं। बचपन में या फिर अगर आप कोई भी माइथोलॉजिकल स्टोरीज वगैरह अगर पढ़े या हमारे एंशियंट टेक्स्ट वगैरह अगर पढ़े तो वहां पे परमाणु या कण की बात की गई है। ठीक है, मतलब वो सारी चीजें जो हमें दिखाई नहीं देती है। सैकड़ों कण मिल करके हमारे जीव जंतु वगैरह बने हुए हैं, या परमाणु वगैरह मिल करके हमारी ये सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। इस तरीके के कॉन्सेप्ट मिले हैं। ठीक है, और हमारे एंशियंट टेक्स्ट में पंच तत्व का भी पंच तत्व पंच तत्व का भी कहीं ना कहीं हमें ये डिस्क्रिप्शन मिलता है। पंच तत्व किस किस को बोलते हैं? 5 एलिमेंट्स जिससे ये पूरा का पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। ठीक है, फायर, अर्थ, वाटर, एयर, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और एक था,
फायर और वाटर, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और ये यस स्काई, आकाश यानी कि स्पेस। ठीक है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। आकाश यानी कि स्पेस या फिर इथर भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, तो इन पंच तत्वों के बारे में हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में बात की गई है। तो इट इज नॉट ट्रू कि जो यूरोपियंस है उन्होंने पहली दफा एटम्स के बारे में बात किया है। ये सब तो बात की बात है, ये जस्ट मैंने एक बार बात कर दी, ये क्लास 9th के शायद एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा आपको। ठीक है, एनीवेज अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहली जो आपको आपका जो ये है टॉपिक है, इट इज द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने जो मतलब एटॉमिक थ्योरी बताई थी उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, अगर हम लोग इसके पोस्टुलेट्स की बात करें तो सबसे पहला पोस्टुलेट जो डाल्टन ने बताया था वो ये था कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ठीक है, कोई भी मैटर, कोई भी मैटर ठीक है, सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए कि इनका पूरा नाम था जॉन डाल्टन। ठीक है, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट या ये जो थ्योरी जो दी थी, ये कब दी थी? ये 1803 में दी थी। ठीक है, इससे रिलेटेड मतलब इस थ्योरी से रिलेटेड इन्होंने 5 पोस्टुलेट्स हमें दिए थे। सबसे पहला जो पोस्टुलेट ऑफ इंडिविजिबिलिटी भी बोला जाता है, यानी कि मैटर जो है या कोई भी मैटर जो हम लोग देखते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, हर एक मैटर छोटे छोटे कणों से बना होता है, यानी कि इनडिविजिबल पार्टिकल्स से बना होता है, जिसको हम लोग एटम्स बोलते हैं। और जिसे एंशियंट ग्रीक ने बहुत पहले एक्नॉलेज कर रखा था, या फिर एंशियंट इंडिया में इसको परमाणु या फिर कण बोला जाता है, जो इनडिविजिबल है। ठीक है, तो ये था उनका सबसे पहला पोस्टुलेट रिलेटेड टू इस थ्योरी ऑफ एटम। ठीक है, कोई भी मैटर क्या है, इनडिविजिबल पार्टिकल से बना है, जिसको फर्दर डिवाइड किया नहीं जा सकता, उसको क्या नाम दिया उन्होंने? एटम्स। ठीक है, दूसरा, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टी। मतलब अगर एक ही एलिमेंट है, जो एक ही एलिमेंट है, उसके अंदर के जो पार्टिकल्स एटम्स होंगे, उन सभी का मास और प्रॉपर्टी सेम होगा। जैसे कि सपोज मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन का एक एलिमेंट उठाया, तो हाइड्रोजन एलिमेंट में जितने भी एटम्स होंगे, ठीक है, वो सारे एटम के मास और प्रॉपर्टीज एक जैसे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, मतलब अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो मास और प्रॉपर्टीज दोनों में अलग होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक हाइड्रोजन का मैंने एटम उठाया और एक ऑक्सीजन का एटम उठाया, दोनों एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे ना, उनके मास और प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, फोर्थ पोस्टुलेट क्या बोलता है? एटम्स कंबाइन
in simple whole number ratios to form compounds. ठीक है, मतलब हम लोग जो कंपाउंड्स जो फॉर्म करते हैं उसमें एटम्स क्या करते हैं, होल नंबर्स में कंबाइन करते हैं, ना कि डेसिमल्स में। जैसे कि सपोज मान लो जो वाटर का जो मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है वो क्या होता है, H2O, यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम मिला करके एक वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म करता है कि नहीं। ये ऐसे नहीं फॉर्म करता कि 1.5 हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन का 1.5, नहीं ऐसे नहीं होता है। 2 हाइड्रोजन होगा और 1 ऑक्सीजन का होगा, ठीक है। ये है आपका फोर्थ पोस्टुलेट रिलेटेड टू द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और लास्ट जो उन्होंने बोला था, इट वाज law of conservation of atoms, that is atoms are neither created nor destroyed in a chemical reaction। मतलब कि अगर हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं, कुछ भी अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हम लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं ना कि ये एक्सपेरिमेंट के बाद ये कोई नया एटम एक हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर जो मतलब जो यूज हुआ एटम वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। उस मतलब हमने उस रिएक्शन को करने के लिए जो जो एटम्स का यूज किया था वो एटम्स वैसे का वैसा ही रहेगा, बस इधर उधर मिक्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि एक सिंपल सा मैं लेती हूँ, HCl plus NaOH gives NaCl plus H2O, ठीक है। तो ये एक सिंपल केमिकल रिएक्शन है जहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया और क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड और वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी एटम, ना ही कोई एटम डिस्ट्रॉय हुआ है और ना ही कोई नया एटम क्रिएट हुआ है। नया कंपाउंड क्रिएट हुआ है जो कि रिएक्टेंट में नहीं था, लेकिन एटम्स में यहाँ पे ना ही कोई डिस्ट्रक्शन हुआ है और ना ही प्रोडक्शन हुआ है। जो एटम्स हमने रिएक्टेंट में यूज किए थे वही एटम्स प्रोडक्ट में भी मिला है, बस वो इधर उधर हो गया है। जैसे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंपाउंड बना रहा था, बट रिएक्शन के बाद सोडियम क्या होगा, क्लोराइड के साथ मिलकर के सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर दिया। वहीं पर हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म किया था रिएक्टेंट में, बट प्रोडक्ट में क्या हो गया, वो हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स होकर के वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म कर गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एटम्स हमने इसमें रिएक्टेंट में यूज किया था वही एटम हमें प्रोडक्ट में भी मिलते हैं, बस उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इधर उधर हो जाता है। सो एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। दीज वेयर द 5 पोस्टुलेट्स जो डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में दी थी, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या था, जॉन डाल्टन, और इन्होंने ये थ्योरी दी थी 1803 में, एंड इट वाज द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट इन मॉडर्न साइंस जहां पे किसी ने एटम या मैटर को फर्दर डिवाइड करके उसके बारे में कुछ बोलने की कोशिश की थी। ऑल्दो इस थ्योरी में काफी सारे नेगेटिव पॉइंट्स थे, काफी सारे लिमिटेशंस थे, बट ऑब्वियसली इट वाज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट्स, ठीक है। लिमिटेशंस क्या क्या थी, सबसे पहला, आगे फर्दर जब और एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हुए तब हमें ये पता चला कि एटम्स फर्दर डिविजिबल है, मतलब एटम्स एग्जिस्ट तो करते हैं। जैसे डाल्टन ने जो एक पार्टिकल के बारे में बात की, एटम्स वो एग्जिस्ट तो करते हैं, बट दीज आर नॉट इनडिविजिबल, बट रादर दे आर डिविजिबल। मतलब आगे चल करके जब और फर्दर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हुए, रिसर्चेस वगैरह हुई, तब साइंटिस्ट को पता चला कि एटम्स जो है उसको हम फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स,
न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इस तरीके के सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हम एटम्स को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्बिट्स के बारे में हम लोग बोर्स एटॉमिक थ्योरी में पढ़ेंगे, फिर उसको फर्दर एसपीडीएफ ब्लॉक्स में हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। आगे है नेक्स्ट, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने आइसोटोप्स को एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे डाल्टन ने सीधा बोल दिया कि अगर कोई एक एलिमेंट है, उसके जितने भी एटम्स होंगे उनके मास और प्रॉपर्टीज एक जैसे होंगे, बट आगे चल के हमें आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट भी मिला, जहां पर एक ही एलिमेंट है लेकिन उसके काफी सारे आइसोटोप्स हमें मिले जिसके मासेस अलग अलग हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के ही काफी सारे आइसोटोप्स हमें मिल जाते हैं, है कि नहीं। कार्बन के हमें अलग अलग आइसोटोप्स मिल जाते हैं, जो एलिमेंट तो कार्बन का ही है लेकिन उसके मासेस अलग अलग है, एंड क्योंकि मासेस अलग है तो प्रॉपर्टी भी अलग अलग होंगी, है कि नहीं। हाइड्रोजन का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप भी है, ठीक उसी तरीके से कार्बन का भी है कि नहीं। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आइसोटोप्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। ठीक उसी तरीके से वो आइसोबार्स को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दिया है कि वो अगर एलिमेंट्स अलग अलग हो तो उनके जो एटम्स होंगे उनके मासेस और प्रॉपर्टीज हमेशा डिफरेंट होंगे, बट ऐसा नहीं है। हमें पता है फर्दर आगे की रिसर्च में काफी सारे ऐसे एलिमेंट्स मिले हैं, जो एलिमेंट्स तो अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन उनके कुछ एटम्स हैं जिनके मासेस एक जैसे होते हैं, और कभी कभी हो सकता है प्रॉपर्टीज भी एक सिमिलर टाइप के हो। हेंस द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोबार्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे कि सेम ग्रुप के जो एटम्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं उनके प्रॉपर्टीज कुछ हद तक मैच करती है, मतलब सिमिलर है, सेम तो नहीं बोलेंगे, सिमिलर है, ठीक है। यहां तक समझ में आया। इट इज 1803 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में 1803 से काम करना शुरू किया था, और उन्होंने अपने जो फाइनल पॉस्टुलेट्स है वो उन्होंने 1808 में दिए थे, ठीक है। तो फाइनल पॉस्टुलेट्स जो हम आज पढ़ते हैं वो 1803 में लेकर के आए थे, बट उनका जो आइडिया जो था वो आइडिया उन्होंने 1803 में प्रपोज किया था, ठीक है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में कुछ डाउट है? यहां तक क्लियर है? कंफर्म करिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स क्या है? ठीक है, एलिमेंट्स किसे कहते हैं? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूं तो एलिमेंट्स का मतलब होता है प्योर सब्सटेंसेस जो सिर्फ एक ही टाइप के एटम से बने हो, जैसे कि जिसको एक्चुअली आप केमिकली ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन का एक एलिमेंट होता है, ऑक्सीजन का एलिमेंट हो गया, आयरन का एलिमेंट हो गया, सिल्वर का हो गया, ठीक है, गोल्ड का हो गया। गोल्ड का रेट काफी हाई चला गया। ठीक है, तो एलिमेंट का मतलब होता है प्योर सब्सटेंसेस जो एक ही तरीके के एटम से बने हो, सिर्फ एक टाइप का एटम होगा और उसको हम लोग केमिकली ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। हाइड्रोजन एटम को या फिर हाइड्रोजन के एलिमेंट को क्या केमिकली ब्रेक डाउन कर पाओगे? नहीं है, उसको ब्रेक डाउन करोगे तो हाइड्रोजन के एटम्स ही निकलेंगे। ठीक है, वो केमिकली ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा। ठीक उसी तरीके से कंपाउंड का मतलब होता है जो दो या उससे ज्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन करके बने। ठीक है, और वो केमिकली कंबाइन होता है, इसीलिए वो फर्दर केमिकली ब्रेक डाउन भी कर सकता है। ठीक है, उसके फिक्स कॉम्पोजिशंस होते हैं और प्रॉपर्टीज होती हैं। अभी ये जो कंपाउंड्स है, अभी दो एक जैसे एलिमेंट्स को मिक्स करके भी बन सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया। ठीक है, और दो या उससे ज्यादा अलग अलग एलिमेंट्स को मिक्स करके भी बन सकता है, जैसे कि H2O, CO2, H2SO4। ठीक है, तो ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है। ठीक है, केमिकली ये कंबाइन किए जाते हैं, इनका फिक्स कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज होता है। मतलब अगर मुझे वाटर का कंपाउंड बनाना है तो मुझे दो हाइड्रोजन के एटम्स चाहिए होंगे और एक ऑक्सीजन का एटम चाहिए होगा। ठीक है, उससे कम या ज्यादा होगा तो वाटर नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे कि दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन, H2O2 कुछ है। आई थिंक ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बोलते हैं। ठीक है, तो वो वाटर नहीं बन पाएगा। ठीक उसी तरीके से OH या फिर HO जो भी लिखो आप, क्या वो वाटर बन पाएगा? नहीं, ये हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा। तो मुझे अगर वाटर बनाना है तो मुझे दो हाइड्रोजन चाहिए होगा और एक ऑक्सीजन चाहिए ही होगा, यानी कि इसका रेशियो फिक्स है। चाहे कितने भी मॉलिक्यूल्स क्यों ना बना लूं मैं, इसका रेशियो हमेशा 2:1 में ही रहेगा। ठीक उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 1:2 का रेशियो मुझे मेंटेन करना ही पड़ेगा, चाहे कितने भी मॉलिक्यूल्स क्यों ना बना लो। अगर मेरे पास दो कार्बन है तो मुझे चार ऑक्सीजन चाहिए होंगे कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए। रेशियो इसके मामले में 1:2 ही रहेगा, इसके मामले में रेशियो 2:1 ही रहेगा। समझ में आया एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच का डिफरेंस? तो यहाँ पर जो हम आइसोटोप्स आइसोबार्स के बारे में बात कर रहे थे, फिर यहाँ क्या बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस में जो हम लोग एटम्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर एलिमेंट्स और जो कंपाउंड्स के बारे में बात निकली थी इस वाले पोस्टुलेट में, वो ये है। समझ में आया? नेक्स्ट, कैथेड रे एक्सपेरिमेंट। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं इस एक्सपेरिमेंट की बात करूं तो ये एक्सपेरिमेंट आपको पूरा मतलब ऐसे करके नहीं वो करना है कि मतलब एक एक ऐसे किया वैसे किया ये किया वो किया, उस तरीके से नहीं आपको पढ़ना है।
कौन कंडक्ट किया था, कब कंडक्ट किया था, ये आप बस जान लीजिए, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस क्या क्या थी वो आप लोग वो कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ओके, मैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस वो कर डायरेक्टली मैंने ऐसे तो नहीं लिखा है, बट हाँ ये प्रॉपर्टीज यहाँ पर मैंने लिख दिया है, कोई बात नहीं, मैं ऐड कर दूंगी, ठीक है। सबसे पहला कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किसने कंडक्ट करवाया था, इट वाज जे जे थॉमसन, ठीक है। जे जे थॉमसन में किया था, और कब किया था, 1897 के आसपास किया था। 1897 के आसपास में ये जो एक्सपेरिमेंट है उसे कंडक्ट किया था, ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, मतलब उन्होंने जो सेटअप लिया था, वो सेटअप में क्या किया था उन्होंने, एक ग्लास ट्यूब उन्होंने लिया था, ठीक है। मैंने पूरा सेटअप नहीं लिखा है, क्योंकि सेटअप लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है, आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आप लोग का एमसीक्यू में नहीं आएगा, इस वजह से मैंने सिर्फ डायग्राम लिया है ताकि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। एक ग्लास ट्यूब लिया था, जिसमें उन्होंने एक वैक्यूम पंप का इस्तेमाल करके क्या किया था, लो प्रेशर गैस को इंसर्ट किया था, मतलब लो प्रेशर एरिया इन्होंने यहाँ पे जनरेट किया था, ठीक है। एक कैथोड उन्होंने लगाया था जो आपका नेगेटिवली चार्ज था, और एक तरफ आपका एनोड रखा था जो आपका पॉजिटिव चार्ज था। सबसे पहले ये जो ग्लास ट्यूब था उसको डिस्चार्ज कर दिया गया था वैक्यूम पंप का यूज करके, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला, लो प्रेशर एरिया जनरेट किया गया इसमें, ठीक है। और इस पूरे कनेक्शन को एक हाई वोल्टेज जनरेशन के साथ कनेक्ट किया गया। अभी हम सभी को पता है कि इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव में चलती है, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी निकली, यहाँ से इंसर्ट की, ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है, ठीक है। तो उन्होंने ऑब्जर्व क्या क्या किया, सबसे पहले इस कैथोड में जो मतलब स्पेशलाइज्ड कोटिंग थी वो ग्लो होने लगी, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बीम का डिफ्लेक्शन देखा, कहां से, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ, जिससे वो ये कंफर्म हो गए कि यहाँ पर किसी तरीके का एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो नेक्स्ट उन्होंने देखा, उन्होंने एक स्मॉल व्हील को भी रखा था बीच में, ताकि मतलब वो ये देख सके कि मास का क्या किस तरीके का नेचर है, पार्टिकल नेचर है कि या किस तरीके का नेचर है, ठीक है। तो वो व्हील जो है, तो वो व्हील जो है वो रोटेट करने लगी थी, हेंस इंडिकेटिंग कि जो मतलब रेस जो थे वो एक तरीके का मास पोजेस करते हैं, मोमेंटम पोजेस करते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट का, जिससे उनको कुछ प्रॉपर्टीज पता चली थी। सबसे पहला, रेस जो है वो स्ट्रेट लाइंस में ट्रेवल करती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से वो डिफ्लेक्ट हो गई थी, हेंस दे वर नेगेटिवली चार्ज्ड, एंड इट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ गैस यूज, मतलब आप अंदर में कोई भी गैस यूज करें वो उससे मतलब इंडिपेंडेंट रहेगी। हेंस उन्होंने कंक्लूजन दिया कि देयर एग्जिस्ट ए नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ठीक है।
यहाँ तक समझ में आया? एक बार कंफर्म करिए यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं, तो मैं आगे बढ़ूं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, जिसे हम लोग गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, जहां पे उन्होंने एक लिड बॉक्स के अंदर एक रेडियो एक्टिव सोर्स से एक बीम ऑफ पार्टिकल्स को छोड़ा था। वो चारों तरफ से बंद था, सिर्फ एक छोटा सा छेद था जहां से बीम ऑफ लाइट निकल रहा था। ठीक है, एक बहुत ही पतले गोल्ड फॉइल का उन्होंने यूज किया था। इट वाज समवेयर अराउंड 1000 एटम थिकनेस का था। ठीक है, इतना पतला उन्होंने गोल्ड फॉइल यहाँ पर उन्होंने रखा था, एंड इट वाज चारों तरफ से उन्होंने इसको कवर कर दिया फ्लोरेसेंट स्क्रीन से, ताकि उनको मतलब बीम ऑफ लाइन कहाँ कहाँ पर गया उसका मतलब पता चल सके। सिर्फ बीच में ये जगह छोड़ा था ताकि ये बीम आ सके। ठीक है, जब उन्होंने इस बीम ऑफ पार्टिकल्स को इस गोल्ड फॉइल के थ्रू पास किया, तो उन्होंने देखा कि मैक्सिमम बीम्स जो थे वो अनडिफ्लेक्टेड बीम थे, यानी कि स्ट्रेट पास हो गए। उसमें से कुछ बीम्स ऐसे थे जो ऐसे ऐसे हल्का सा डिफ्लेक्ट किए थे, कुछ बीम्स थोड़ा ज्यादा डिफ्लेक्ट किए थे, और कुछ बीम्स ऐसे थे जो एकदम उल्टा वापस चले गए, मतलब ऐसे आए और इस तरीके से चले गए। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या था? मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो थे, जो बीम से आए थे, वो अनडिफ्लेक्टेड पास कर गए, यानी कि स्ट्रेट पास हो गए। ठीक है, कुछ थे जो थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट किए थे, ऐसे ऐसे। ठीक है, और बहुत कुछ बहुत कम बीम्स ऐसे थे जो बैक बाउंस बैक कर गए थे, मतलब जहां से आए थे वहीं पे चले गए थे। ठीक है, मतलब अगर सपोज मान लो 100 पार्टिकल का बीम निकला, उसमें से 80 पार्टिकल्स ऐसे थे जो स्ट्रेट चले गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब ऐसा था जैसे कि खाली जगह से पास किए हो 80। लगभग 15 पार्टिकल्स ऐसे थे जो थोड़ा बहुत ऐसे 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 करके डिफ्लेक्ट किए थे।
और बाकी बचे 5 पार्टिकल्स ऐसे थे जो बाउंस बैक कर गए थे। ठीक है, ये उनका ऑब्जर्वेशन था। वहीं पर इसी चीज से उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला वो ये था कि एटम्स के अंदर, क्योंकि देखिए ये गोल्ड फॉइल बहुत ज्यादा पतला था, लगभग 1000 एटम थिकनेस थी उसकी। ठीक है, जो कंक्लूजन उन्होंने निकाला कि एटम्स के अंदर का मोस्टली स्पेस जो होता है वो एम्प्टी रहता है। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन जो उन्होंने निकाला वो ये था कि जो पॉजिटिव चार्ज जो होता है किसी भी एटम के अंदर में, वो क्या होता है, एक सिंगल जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, विच इज द न्यूक्लियस। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव चार्ज होता है किसी भी एटम के अंदर का, वो क्या करता है, इसी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन क्या था, एटम के अंदर का ज्यादातर स्पेस खाली रहता है, एम्प्टी होता है। दूसरा कंक्लूजन उन्होंने निकाला कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक सिंगल जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है और उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और जो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जो नेगेटिव चार्ज होता है किसी भी एटम का, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। मतलब अगर ये न्यूक्लियस है तो यहाँ पर सारा उस एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज इसी के अंदर रहेगा और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके चारों तरफ रिवॉल्व करेगा। ठीक है, ये था रदरफोर्ड मॉडल का कंक्लूजन, जो उन्होंने कंक्लूजन निकाला। और इसी को बेस करके आगे चल के फर्दर और ज्यादा इसको क्लैरिफाई किया गया था, किसने, बोर्स ने। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पर रदरफोर्ड मॉडल जो है एटम का, जो एक्सपेरिमेंट हुआ था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, उसके कुछ लिमिटेशंस ये थे कि ये किसी भी एटम का जो स्टेबिलिटी है उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। कि अगर इलेक्ट्रॉन्स एक जगह मूव कर रहे हैं, मतलब रिवॉल्व कर रहे हैं, तो जाहिर सा बात है वो अपना एनर्जी लूज कर रहे होंगे। और एनर्जी लूज करते 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 एक मोमेंट ऐसा आना चाहिए कि वो न्यूक्लियस के अंदर में गिर जाना चाहिए, बट ऐसा हो नहीं रहा है। तो इस स्टेबिलिटी का कारण क्या है? ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। और दूसरा जो लिमिटेशन है वो ये है कि वो इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जो आगे चल के बोर्स ने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते रहते हैं, लेकिन ऑब्वियस सा बात है उनका कुछ तो अरेंजमेंट होगा, ऐसे तो इधर उधर घूमेंगे नहीं। तो उस अरेंजमेंट को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे अपने एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, ये दो लिमिटेशन थे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, यानी कि उनका जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, समझ में आया? यहां तक क्लियर है?
एक बार कंफर्म करिएगा तो। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं। ठीक है, कल हम लोग बोर्स मॉडल ऑफ एटम उठाएंगे। ठीक है, उन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या क्या सारी चीजें बोली थी, उनके पोस्टुलेट्स क्या क्या थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को सारे ऑर्बिट वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, और आगे ऑर्बिटल्स वगैरह में किस तरीके से इंसर्ट होगा एक्सेट्रा। ठीक है, सो आज के लिए इतना रहने देते हैं, कल सेम टाइम पे फिर से मिलेंगे। टिल देन, गुड नाइट। ओके, यहाँ पर तो मेरे तो आपका तो शायद नेटवर्क का इशू होगा। कोई बात नहीं, इसका आप देखेगा तो इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल अगर होता है तो ठीक है। अगर नहीं होता है तो आप मुझे कल बता दीजिएगा, मैं इसका अलग से कुछ इंतजाम कर दूंगी। ठीक है, शायद इसमें रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा मेरे ख्याल से। एक बार मैं पूछ के बताऊंगी, ठीक है। मुझे भी मतलब आइडिया नहीं है इसका। मैं कल इसका कुछ इंतजाम करती हूँ। ठीक है।